इंडिया के रॉ और अमेरिका के सीआईए के बीच भारत की आजादी से ही चल रही है एक सीक्रेट जंग, जिसके बारे में आम जनता बिल्कुल नहीं जानती। और इसी जंग ने पिछले कुछ दशकों में गुमनाम हत्याओं के ढेर खड़े कर दिए हैं। इसमें शामिल है भारत के टॉप ब्रेन्स और साइंटिस्ट, टॉप डिप्लोमैट्स और यहाँ तक कि हमारे खुद के एक्स प्रधानमंत्री तक। और ये सारे मर्डर्स, वॉर्स, टेररिज्म और डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं दोनों देशों के चेहरों पर एक मुस्कान के साथ। 18 सितंबर 1947 अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी का जन्म हुआ, जिसका काम था पूरे दुनिया में अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जाना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. इनके जन्म के 10 सालों में ही इनके पास पूरे दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सभी 190 प्लस देशों की हर बारीकियों का, हर एक कमजोरियों का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट था। उन देशों में कौन सी सरकार है, ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी है, कौन सी सरकार टिकेगी और कौन सी गिरेगी, देश में लोग कितने हैं, कितने रिलीजियंस और कितने कल्चर्स हैं, रिबेल ग्रुप्स कितने हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। ये सारा इंटेल इन्होंने कुछ ही सालों में इकट्ठा कर दिया था, जो इंटेल इन्हें दूसरे देशों की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके, उन्हें बर्बाद करके, उन्हें अमेरिकन हित में इस्तेमाल करने में मदद करेगा। अब 1947 में जब साउथ एशिया में इंडिया का जन्म हुआ था, तब अमेरिका की नजरें इंडिया पर भी पड़ी थी। इंडिया एक नई उभरती डेमोक्रेसी थी और इसीलिए ये साउथ एशिया में यूएस की एक अच्छी पपेट स्टेट बन सकती थी। और इसीलिए अमेरिका ने सीआईए के जरिए इंडिया को भी अपना बड़ा निशाना बनाया। इन्हें चाहिए था कि ये कैसे भी करके भारत को घुटनों पर ला सके, ताकि भारत कमजोर हो जाए, अमेरिका पर डिपेंडेंट हो जाए और अमेरिका भारत को अपना पालतू बना सके। और नहीं, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। सीआईए ने कोई कसर नहीं छोड़ी इंडिया को ग्लोबली आइसोलेट करने के लिए, इंडिया में और इंडिया के साथ अलग अलग देशों के वॉर्स भड़काने में, इंडिया को टेररिज्म का शिकार बनाने में और इंडिया को कई टुकड़ों में बांटने में। लेकिन इस सब के बावजूद सीआईए इंडिया को पूरी तरीके से अपने चपेट में नहीं ले पाया, क्योंकि 1968 में भारत में जन्म हुआ एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो आज तक दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है, इंडियाज ग्रेट प्रोटेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। जिस एजेंसी ने अपने जन्म से कुछ ही सालों में इंडिया के हित में कई सारे मिशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी कर लिए। सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनाना, पाकिस्तान का बंटवारा करना, खालिस्तान मुद्दे को दबाना एंड ऑफ कोर्स सीआईए को काउंटर करना, इन सब में रॉ का एक बहुत ही बड़ा हाथ था। और इसीलिए 1968 से ही शुरू हो गया दो पावरफुल खुफिया एजेंसीज का एक ऐसा सीक्रेट वॉर जो आज तक जारी है। अब शास्त्री जी के मौत के बाद इंदिरा गांधी पावर में आ गई, और जैसे हर एक कंट्री का एक एसओपी होता है वॉर के बाद चीजों को एनालाइज करना, वैसे ही इंडिया ने भी 1965 के वॉर के बाद जब एनालाइज किया, तब अगेन क्या पता चला, यही कि 1965 का वॉर भी आईबी के ही तरफ से एक कंप्लीट इंटेल फेलियर था। अब इंदिरा गांधी जी अपने समय की एक हार्डकोर नेशनलिस्ट थी, उनसे यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत आईबी में काम कर रहे उसी ऑफिसर को बुलाया जो पीएम नेहरू की सिक्योरिटी काफी सालों से देख रहे थे, जिन्होंने कश्मीर प्रिंसेस वाला वो दाग इंडिया से मिटाया था। और उन्होंने ही 1962 वॉर के बाद भी अपने ही डिपार्टमेंट आईबी के फेलियर को हाईलाइट किया था। जानते हो ये यंग ऑफिसर कौन थे? द जेंटलमैन एंड स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ, also known as RN Kao, the founder of India's elite external intelligence agency, research and analysis wing, RAW. इंदिरा गांधी जी ने आरएन काओ को कहा कि हमें एक ऐसा इंटेल डिपार्टमेंट क्रिएट करना है जो ऐसे प्रॉब्लम्स पर पहले ही एक अलार्म रेज कर दे। बस फिर क्या था, काओ ने मैडम गांधी के ऑर्डर्स पर 60 दिन के अंदर रॉ का एक फुल ब्लूप्रिंट बना दिया, जिसके सारे पॉइंट्स इंदिरा गांधी ने तुरंत अप्रूव कर दिए। लेकिन उनकी सिर्फ दो ही शर्तें थी। नंबर 1, रॉ के टॉप 2 एलीट पोजीशंस पीएम के अप्रूवल से ही अपॉइंट किए जाएंगे। नंबर 2, रॉ में डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए खाली आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विसेज के ही बंदे अपॉइंट नहीं किए जाएंगे, बल्कि बाकी के बैकग्राउंड के लोगों को भी एंट्री करने का मौका मिलेगा। इसके बाद आरएन काओ ने भी टेबल पर अपनी 2 शर्तें रखी। नंबर 1, रॉ देश की सबसे सीक्रेटिव एजेंसी होगी, जिसके बारे में किसी को भी भनक नहीं होगी। यहां ज्वाइंट किसी भी ऑफिसर का नाम कागज के एक भी पन्ने में नहीं लिखा जाएगा। दूसरा,
रॉ में सिर्फ 2 ही पोस्ट होंगे, एक सेक्रेटरी जो फील्ड में उतरेंगे और दूसरा जॉइंट सेक्रेटरी जो इंडिया या पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में रहकर एनालिसिस का काम करेंगे। बाकी सारे ऑफिसर्स को उनके पोजीशन से नहीं बल्कि उनके नामों से ही बुलाया जाएगा। और बस इंदिरा गांधी ने यह सारी शर्तें मान ली और रॉ के इस ब्लूप्रिंट को तुरंत अप्रूव कर दिया। मगर जितना आसान इसे पास करवाना था उससे 10 गुना मुश्किल था रॉ को बिल्ड करना फ्रॉम स्क्रैच। क्योंकि जब आईबी को इस बारे में पता चला कि उनसे अलग एक नई इंटेल एजेंसी बनने जा रही है, आईबी के ऑफिसर्स ने अड़ंगे डालना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो आईबी ने रॉ को ऑफिसर्स देने से ही मना कर दिया, फर्नीचर देने से मना कर दिया, यहां तक कि ट्रेन्ड ऑफिसर्स देने से भी मना कर दिया। लेकिन आखिरकार जैसे तैसे करके पीएमओ में बात करके आरएन काउ ने सिर्फ 250 ऑफिसर्स के साथ रॉ की शुरुआत की। यस, सिर्फ 250 ऑफिसर्स के साथ। 1973 आते आते रॉ ने यह ठान लिया था कि अब बस सीआईए को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि अब अगर चुप बैठे रहे तो हम सिक्किम को खो देंगे। और इसीलिए सिक्किम को इंडिया से जोड़ने की जिम्मेदारी रॉ ने अपने हाथों में ले ली। मिशन के लिए एक बहुत ही होनहार ऑफिसर को चुना गया जिसने सिचुएशन को एनालाइज करके एक पूरा प्लान प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर सीआईए सिक्किम की महारानी को खरीदना चाहती है तो उसे खरीदने दो ना, हम रानी के राजा को ही गद्दी से गिरा देते हैं। और इसके लिए उन्होंने वहां के काजी लेंडुप दोरजी जैसे लीडर्स को आइडेंटिफाई किया जो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे और उनको फाइनेंशियल और ग्राउंड सपोर्ट देना चालू कर दिया। जनता में भी उस रॉ ऑफिसर ने यह नैरेटिव फैलाया कि डेमोक्रेसी में ही आपकी आवाज सुनी जाएगी, राजशाही रूल में नहीं। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब 1975 में रेफरेंडम हुआ तब 97.55% लोगों ने डेमोक्रेसी को वोट देते हुए इंडिया के साथ जुड़ने के पक्ष में अपना फैसला दिया। अब गेस करना चाहते हो सिक्किम मिशन सक्सेसफुल करने वाले वो यंग रॉ ऑफिसर कौन थे? वेल, हमारे आज के एनएसए अजीत डोवाल, जिन्होंने सिक्किम को इंडिया का एक स्टेट बनाया। ये इनफैक्ट उनके रॉ करियर का पहला मिशन था, जिस मिशन की वजह से ही ऑफ कोर्स इंडिया को अब एक पावर पोजीशन मिल चुका था और यूएसए का मुंह एकदम से छोटा हो गया था, क्योंकि सीआईए जो अब तक पूरे दुनिया को अपने इशारों पर नचा रही थी, उसे अब एक कल की आई हुई एजेंसी ने, वो भी इंडिया जैसे एक नए बने देश की एजेंसी ने हरा दिया था। उन्हें यूएस में बैठकर भनक तक नहीं पड़ी और इंडिया ने यहां पर सिक्किम को अपना स्टेट बना दिया। लेकिन इसके बाद आया साल 1976, जिसके बाद से रॉ का एक काला दौर शुरू हो गया। पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी लग गई थी और पूरा ऑपोजिशन रॉ पर एलिगेशंस लगा रहा था। उसे पीएम इंदिरा गांधी की प्राइवेट आर्मी बोल रहा था। ऑपोजिशन के मुताबिक रॉ पीएम इंदिरा के कहने पर ऑपोजिशन लीडर्स पर कंटिन्यूअसली नजर रखे हुए थी और जो भी इमरजेंसी के या इंदिरा गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलते तो उसे अरेस्ट करके खूब टॉर्चर किया जाता था। अब इसके बाद इमरजेंसी खत्म तो हुई, मगर रॉ को जिस चीज का डर था वही हुआ। 1977 में इलेक्शंस हुए और जनता पार्टी इमरजेंसी के ब्रूटैलिटीज और इंदिरा को डिक्टेटर बोल के इलेक्शन जीत गई। इस सरकार के पीएम बने मोरारजी देसाई और फॉरेन मिनिस्टर बने अटल बिहारी जी। इस सरकार की आयरनी देखना, मोरारजी ने खुद ही पार्लियामेंट में ओपनली एक्सेप्ट किया था कि हमने जांच करवाई और रिपोर्ट ये आई कि इमरजेंसी के दौरान रॉ को इंदिरा जी ने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं किया था। लेकिन इसके बावजूद पावर में आते ही पीएम मोरारजी ने रॉ पर ही क्रैकडाउन करना शुरू कर दिया। दिल्ली ऑफिस का एक कैबिन छोड़कर बॉम्बे, बैंगलोर, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, पटना और जयपुर में सारे रॉ के रीजनल ऑफिसेस बंद कर दिए गए, जो मेनली रॉ की रिक्रूटमेंट के लिए यूज हो रहे थे। वो यही नहीं रुके, उन्होंने 600 टॉप ऑफिसर्स को रॉ से निकाल दिया। रॉ के फाउंडर आरएन काउ को जबरदस्ती लंबी छुट्टी पर भेज दिया और काउ के जो सबॉर्डिनेट्स थे के शंकरन नायर, उनका डिमोशन करवा दिया। अब ये भी चलो एक समय के लिए बाजू में रखते हैं, बट पीएम मोरारजी देसाई ने एक कदम और जाकर पाकिस्तान को तक न्यूक्लियर स्टेट बनने में मदद कर दी। यस, पाकिस्तान हमारे पीएम की एक गलती के वजह से न्यूक्लियर स्टेट बन पाए और पीएम मोरारजी की इसी एक गलती की वजह से हमारे करीब 150 अंडर कवर रॉ ऑफिसर्स भी एक्सपोज हो गए थे और उन्हें पाकिस्तान में खूब टॉर्चर कर करके मार दिया गया। तो बात ऐसी है ना, द न्यूयॉर्क टाइम्स का खुद का रिपोर्ट बताता है कि 1950 से सीआईए पाकिस्तानी साइंटिस्ट को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन कर रही थी। इसीलिए 1970s में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ली और पाकिस्तान के इस कहूता नाम के एरिया में
खान लैब्स सेटअप करके न्यूक्लियर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। और तभी यूएस ने, जहां पर इंडिया की तरफ खूब नजर रखी हुई थी, पर पाकिस्तान के इस एक्ट से मुंह फेर दिया। बट हमारी पीएम ने इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया। जैसे ही रॉ ने उन्हें खबर दी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है, उन्होंने रॉ को इस पर एक्शन लेने के ऑर्डर्स दे दिए, जिस पर एक्ट करते हुए रॉ ने अपना एक मिशन, द कहूटा मिशन, लॉन्च किया। सबसे पहले तो रॉ ने कहूटा एरिया में अपने स्पाइस का एक जाल फैला दिया, एक नेटवर्क फैला दिया। इन स्पाइस का बस सिर्फ 2 काम था। पहला, पता लगाओ कि क्या सही में खान लैब फैसिलिटी में न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, और दूसरा, अगर बन रहे हैं तो उस फैसिलिटी का ब्लूप्रिंट निकालकर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। बॉम्ब वहां पर बन रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए रॉ एजेंट्स वहां के सैलून्स में जॉब पर लग गए। और वहां पर जब खान लैब्स के साइंटिस्ट बाल कटाने के लिए आए, तभी एजेंट्स ने उनके बालों का सैंपल ले लिया। फिर इसी सैंपल्स को लैब टेस्ट किया गया, जिसमें पता चला कि सैंपल्स में बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम के हाई रेडिएशन के ट्रेसेस हैं। अब यह तो कंफर्म हो गया था कि पाकिस्तान कहूटा फैसिलिटी में ही बॉम्ब बना रहा है। इसके बाद शुरू हुआ इस मिशन का दूसरा फेज, ब्लूप्रिंट हासिल करने का। इसके लिए रॉ ने एक इंटरनल बंदे को ही अपने जाल में फंसा के उससे न्यूक्लियर फैसिलिटी का मैप भी निकलवा लिया। मतलब प्लान पूरा रेडी था, बस अटैक के अप्रूवल की जरूरत थी। पर यह सब होते होते 2 साल बीत चुके थे, और जैसे हमने देखा 1977 में नई जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी। तो पीएम मोरारजी से जैसे ही रॉ के नए चीफ सुनटूक जी प्लान अप्रूव करवाने पहुंचे, अप्रूवल देना तो दूर की बात, उनका कहना था कि हम इंडिया है, हम एग्रेसर नहीं है, हमें दूसरे देशों के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां तक भी अगर रुक जाते तो भी ठीक था, लेकिन हद तो तब पार हो गई जब पीएम मोरारजी ने एक कॉन्वर्सेशन में पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जियाउल हक को बोल दिया कि हमें आपके कहूटा न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता है, हमारी रॉ ने सब कुछ पता लगा लिया है। यह सुनते ही पाकिस्तान ने आईएसआई की मदद से कहूटा में डिप्लॉयड हमारे सारे रॉ ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया और सबको एक एक करके मार डाला। अब पीएम मोरारजी देसाई ने ऐसा क्यों किया, इसके 2 साइड्स है। नंबर 1, क्योंकि वो गांधीयन आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, शायद इसीलिए उन्होंने मना किया होगा। दूसरा साइड ये है कि 1983 में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने एक्सपोज किया था कि पीएम मोरारजी एक सीआईए एजेंट थे, जिनको एनुअली सीआईए $20,000 दिया करती थी उस समय में। और इसी सेम टाइम पर पीएम मोरारजी को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान भी मिला था, जो बाय द वे आज तक इंडिया में सिर्फ उनको ही मिला है। यही नहीं, उस वक्त पीएमओ में भी यह कहा जाता था कि पाकिस्तान के डिक्टेटर जियाउल हक और मोरारजी काफी अच्छे दोस्त थे। उनकी कई बार फोन पे बातचीत भी हुआ करती थी। खैर, लेट 1970s का वक्त वो वक्त था जब सबको लगा कि अब रॉ का चैप्टर फाइनली खत्म हो चुका है। हमारे सुपर हीरोज जैसे ठंडे बक्से में बंद हो चुके थे। लेकिन तभी ही रॉ की कहानी में एक नया मोड़ आता है। 1980 में देश में इलेक्शंस हुए। गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी को जनता ने वापस चुन के इलेक्शंस जिता दिए। उन्होंने अपनी सरकार बनाई और वो वापस देश की प्रधानमंत्री बन गई। पर यह वो दौर था जब 1971 में सीआईए द्वारा बोया हुआ खालिस्तानी मिलिटेंसी का बीज 9 सालों बाद देश को अंदर से खोखला करना शुरू कर चुका था। दरअसल 1971 की बात है जब रिचर्ड निक्सन ने सीआईए और आईएसआई को मिलकर पंजाब में एक एंटी इंडिया मूवमेंट शुरू करने को कहा। इसके तहत सबसे पहले उन्होंने पंजाब के एक लीडर जगजीत सिंह चौहान को यूके बुलाया और उन्हें इंडिया में खालिस्तान मूवमेंट शुरू करने के लिए बोला, जिसकी डिमांड होगी पंजाब को इंडिया से अलग करके एक अलग देश बनना। फिर उसके बाद सीआईए ने जगजीत सिंह को न्यूयॉर्क बुलाया और फिर उसकी यूएन और यूएस मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे यह बुलवाया गया कि पंजाब में इंडियन गवर्नमेंट पंजाबीज के साथ बहुत गलत कर रही है, उनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। वही बात जो यूएस हर देश में बोलता है और फिर डेमोक्रेसी के नाम पर वहां की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार पलट देता है। अब यहां तक भी ठीक था, लेकिन 1981 में सीआईए ने अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दिए। सीआईए ने एक कनाडा बेस्ड मिल वर्कर तलविंदर सिंह परमार को खड़ा किया। ये इंडिया में कई क्राइम्स और पीएम इंदिरा गांधी को डेथ थ्रेट्स देने के लिए वांटेड था। अब कहानी में ट्विस्ट देखना, जब तलविंदर वेस्ट जर्मनी गया था तब जर्मन इंटरपोल ने उसे अरेस्ट कर लिया और वो उसे इंडिया को हैंड ओवर करने ही वाले थे कि तभी सीआईए ने उन्हें रोक दिया। इंडिया भेजने की जगह पे
तलविंदर को जर्मन्स ने कनाडा भेज दिया और वहां से फिर पता चलता है कि तलविंदर ने बब्बर खालसा नाम की एक खालिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी। इनफैक्ट आगे चल के इसने ही कनिष्क बॉम्ब ब्लास्ट भी एग्जीक्यूट करवाया और यही वो बंदा था जिसने इंडिया में खालिस्तानी मिलिटेंसी को जन्म दिया। नाउ इतना सब होते हुए देख के रॉ चुप थोड़ी ना बैठने वाली थी। ये बात रॉ चीफ ने पीएम इंदिरा गांधी को तुरंत रिपोर्ट की और एज एक्सपेक्टेड पीएमओ ने भी एक नए मिशन का अप्रूवल एक झटके में दे दिया और इस तरह 3 सालों से चुप बैठे हुए हमारे हीरोज वापस से एक्शन में आ गए। रॉ ने सबसे पहले पाकिस्तान में अपने स्पाई नेटवर्क को एक्टिवेट किया। एक्स रॉ चीफ बी रमन बताते हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का जवाब देने के लिए रॉ ने अपने काबिल ऑफिसरों को लेकर 2 टीम्स, टीम एक्स और टीम जे बनाई। टीम एक्स का काम था पाकिस्तान में बेस सभी टेररिस्टों को टारगेट कर करके मारना और टीम जे को स्पेसिफिकली पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्टों को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। इन टीम्स को अर्जेंट बेसिस पर पाकिस्तान में डिप्लॉय किया गया। फिर क्या था, वहां पर पहुंचते ही इन्होंने एक के बाद एक टेररिस्टों को मारना शुरू कर दिया। बी रमन का यह कहना था कि इन टीम्स ने पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली थी। जब जब खालिस्तानी टेररिस्ट इंडियन सिटीज में कोई अटैक करते थे, इसके रिटेलिएशन में टीम जे लाहौर या कराची में पलटवार करके किसी टेररिस्ट को मार गिराते थे। और जानते हो पाकिस्तान में खालिस्तानी टेररिस्ट का पता रॉ को कौन दे रहा था? खाड़। यह अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है जो उनके नेटवर्क की मदद से रॉ को खालिस्तानी का एग्जैक्ट लोकेशन देती थी और फिर रॉ एजेंट्स वहां पर जाके उनकी किलिंग्स करते थे। इस स्ट्रैटेजी की वजह से देखते ही देखते रॉ का उन टेररिस्टों पर क्रैकडाउन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और पाकिस्तानी सरकार को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या इन हमलों को रोकने के लिए। तो आखिर में उन्होंने अपने क्लोज एलाय जॉर्डन के पास जाकर लिटरली प्लीड किया कि वो मीडिएट करके इंडिया से ये अटैक्स रोकने के लिए कहे। और इसके बाद से तो आपको पता ही है, आज तक न्यूज आती रहती है कि रॉ पाकिस्तान, कनाडा और नेपाल में आए दिन टेररिस्टों की खुफिया किलिंग्स करते रहता है। अब एक बात यहां पर नोटिस करने वाली है कि रॉ मोस्टली तब ज्यादा एक्टिवेट हुआ है जब एक नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर रहा है इंडिया को लीड करने के लिए। और जब कुछ प्राइम मिनिस्टर अगर उनके कहीं ना कहीं CIA लिंक्स है या फिर एक पपेट प्राइम मिनिस्टर है, तो रॉ ने उस वक्त में हमेशा अपने आप को एक टूथलेस टाइगर की तरह महसूस किया। आज का हमारा ये वीडियो इन्हीं शूर योद्धाओं के लिए डेडिकेटेड है ताकि इनका नाम नहीं सही तो एटलीस्ट इनका काम, इनका हमारे देश के लिए बलिदान अमर हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।